हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम लोग अब शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। बोर्ड एग्जाम के लिए जो हम लोग रिविज़न सीरीज शुरू किए थे, अब तक हम लोग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का पूरा अच्छे से थॉरोली रिवीजन कर लिया। जो भी डेरिवेशन थे पूरे दोनों चैप्टर में डेरिवेशन को कर लिया। जो कॉन्सेप्ट थे, की पॉइंट्स थे, उन सारी बातों को हम लोगों ने फर्स्ट 2 चैप्टर में अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग जिस चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बहुत ज़्यादा पोर्शन इस चैप्टर से पूछा जाने वाला है। लेंदी चैप्टर है, हाईली कॉन्सेप्चुअल है और बहुत इम्पॉर्टेंट तो खैर है ही है, लेकिन थोड़ा सा अगर इस पर हम लोग एफर्ट लगाएंगे तो चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अब चूँकि तुम्हारे एग्ज़ाम में लेंदी चैप्टर है तो ज़्यादा हिस्सा भी कवर करेगा, तो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है आगे के टॉपिक्स के लिए। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में बहुत ढेर सारे डेरिवेशन है, इंस्ट्रूमेंट बहुत हमको पढ़ने हैं इसमें। पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, एमीटर, वोल्टमीटर, बहुत कुछ पढ़ने को इसमें। बट शुरुआत हमें जहाँ से करनी है वो बहुत बेसिक चीज़ है। इलेक्ट्रिक करंट से बात करेंगे, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट से बात भी नहीं करेंगे। सबसे पहले बात तो शुरू करें कंडक्टर से कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें करंट का फ्लो होता है, उसका मेन रीज़न क्या है, वहाँ से बात करते हैं। तो पहले कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। कंडक्टर को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि क्या प्रॉपर्टी कंडक्टर की होती है जो कंडक्टर को कंडक्टर बनाती है। तो असल में वो प्रॉपर्टी जो होती है जो किसी सब्सटेंस को एक बहुत अच्छा कंडक्टर बनाती है, वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मैटर में, सब्सटेंस में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और वो भी थोड़े बहुत नहीं, एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, तब हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस कंडक्टर की कैटेगरी में आता है। एक रफ आइडिया अगर तुमको बताऊं तो एक कंडक्टर में, एक मैटर में, कंडक्टिंग सब्सटेंस में 10⁻28 से 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर पर यूनिट वॉल्यूम में है, पर मीटर क्यूब है, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत बहुत लार्ज नंबर है, इवन ग्रेटर देन अवोगाड्रो नंबर। सोच लो कितना है, वो भी यूनिट वॉल्यूम में इतने होने चाहिए। अगर वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो फिर ये संख्या बढ़ती जाएगी। तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि वो जो गिवन सब्सटेंस है एक कंडक्टिंग सब्सटेंस कहलाएगा। तो हमें इस चैप्टर में पूरा कंडक्टर्स के बारे में बात करनी है। एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे होता है, और जब फ्लो होता है तो क्या क्या चीज़ें उसमें अपना रोल प्ले करती हैं। अब करंट का अदर इफ़ेक्ट्स भी आगे हम लोग को पढ़ना ही है, बट फिलहाल अभी हमको करंट के पूरे बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। एक कंडक्टर से करंट का फ्लो होता है तो कैसे होता है, और फ्लो होने के बाद क्या क्या चीज़ें उसके साथ जुड़ी होती हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत करते हैं वो करते हैं 2 चीज़ों से, थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर थर्मल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सारी कहानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर टिकी हुई है और देखते हैं क्या इसका मतलब है। सबसे पहले मान लो हमने एक कंडक्टिंग सब्सटेंस का एक छोटा सा कोई सैंपल लिया, एक छोटा सा तार लिया, ठीक है। एक छोटा सा कंडक्टर का मैंने एक टुकड़ा लिया, एक सिलिंड्रिकल वायर का छोटा सा पार्ट तुमको मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब अगर ये कंडक्टर है, जैसा कि हम लोग बार बार कह रहे हैं, तो कंडक्टर होने के कारण इसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, अभी जो कंडक्टर लोगों ने लिया है इसके साथ कोई बैटरी, कोई सोर्स अटैच नहीं कर रहे हैं। सिंपल एक कंडक्टर का छोटा सा पार्ट लिया। अब इसके में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे थोड़ा फोकस करते हैं। कोई बैटरी नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब किसी कंडक्टर में कोई बैटरी नहीं हो, कोई सोर्स ना हो, तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर के अंदर फ्री हैं तो फ्री जैसा काम भी करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर के अंदर रैंडम डायरेक्शन में, इर्रेगुलर डायरेक्शन में, बिना किसी फिक्स डायरेक्शन के
जिसको जहाँ मौका मिला, जिसको जहाँ डायरेक्शन मिला, वो उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, कुछ इस तरीके से। मतलब इनके मोशन का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है किसी भी तरीके से, ठीक है, कुछ ऐसे। तो जब किसी कंडक्टर को हम देखते हैं, मान लो ऐसा पॉसिबल हुआ कि हम कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते हो, तो तुम ये देखोगे कि जो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंडक्टर में रैंडमली, बिना किसी फिक्स डायरेक्शन के, हर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं जिसको जहाँ मौका मिला मूव करना शुरू कर देगा, एक दूसरे से टकराते हुए इधर उधर रैंडमली मूव करेगा। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है, हम इनको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। अच्छा, ये एनर्जी कहाँ से इनको मिलती है? अब जैसे कोई सोर्स नहीं लगाया मैंने, कोई बैटरी नहीं है, एनर्जी कहाँ से मिलती है? उनकी जो एनर्जी का मेन सोर्स होता है वो होता है कोलिजन। ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, कोलिजन के कुछ एनर्जी इनको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से मिलती है और कुछ ये कोलिजन के द्वारा गेन करते हैं। कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनर्जी कोलिजन से एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, एक का दूसरे पास, दूसरे का किसी और के पास चलता रहेगा। तो बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के बैटरी के कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके मूवमेंट का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, वो किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर सकते हैं। जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उस वेलोसिटी को ही हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी, ठीक। हालांकि वेलोसिटी बहुत हाई फाई होती है, इस वेलोसिटी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली रूम टेम्परेचर पर 10⁴ to 10⁵ मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है इस वेलोसिटी की वैल्यू। तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो हाई है, मगर डायरेक्शन इनका रैंडम है। कोई इलेक्ट्रॉन का फिक्स दिशा नहीं, कभी वो लेफ्ट की तरफ है तो कभी राइट की तरफ होगा। तो एक मंजिल नहीं मिलेगी किसी इलेक्ट्रॉन, बस चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे। तो रैंडम मूवमेंट से कभी कुछ चीज़ हासिल नहीं होती, तो यहाँ पर कैसे हासिल होगी? एंड देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। इसके बावजूद भी कि खूब मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, बट रिजल्ट इज ज़ीरो। हमारे साथ भी ऐसा ही है, हम सिर्फ अपनी एनर्जी को रैंडमली खर्च करते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, विल एंड अप विद नथिंग। लेकिन पूरी एनर्जी को एक जगह फोकस करें, एक जगह कंसंट्रेट करें, तो रिजल्ट हमको अच्छा मिल सकता है। रैंडम मूवमेंट से कभी किसी कुछ भी हासिल नहीं होगा। धीमे चलो, मगर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना? तेज चलना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड। स्पीड भी ठीक है, मगर डायरेक्शन ही सही नहीं होगा तो फिर स्पीड लेकर क्या करोगे? यहाँ वापस घूमते रहोगे, अंत में वहीं पर पड़े रहोगे जहाँ पर थे। तो बैड डायरेक्शन चूज़ करो, भले शुरुआत धीमे हो मगर डायरेक्शन सही हो। शुरुआत में तेज नहीं, दिशा की ज़रूरत पड़ती है। दिशा मिल गई, धीमे धीमे स्पीड बढ़ जाएगी। यू कैन लर्न दिस थिंग्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। खूब मूवमेंट है, एनर्जी की खूब कमी नहीं है, ढेर सारा स्पीड है, ढेर सारी एनर्जी है, मगर कुछ नहीं मिला, द करंट इज ज़ीरो। एनीवे, तो इस टाइप के वेलोसिटी को, कंडक्टर के अंदर जो वेलोसिटी है उसको हम कहते हैं कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी, जिससे इलेक्ट्रिक करंट हमको नहीं मिलने वाला है। तो कैसे मिलेगा? तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन तो हाई है, फ्री भी है और चलने फिरने को रेडी भी है, एनर्जी भी उनके पास है अच्छी खासी। व्हाट दे लैक इज़ द डायरेक्शन। एक उनमें जो कहते हो ना कि एक रेगुलरिटी का अभाव है। अगर इनके डायरेक्शन में रेगुलर मूवमेंट हो जाए तो फिर ये मोशन क्या रिजल्ट नहीं दे सकता। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इन इलेक्ट्रॉन को, स्पीड तो है, एनर्जी तो है, हमें कुछ करके इनके इस रैंडमनेस को ख़त्म करके इनमें एक प्रॉपर अलाइनमेंट ला देना है, एक रेगुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करा देना है। बाकी सब तो इनके पास सब कुछ फिर ही है। उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए करते क्या है कि उसी कंडक्टर के क्रॉस मान लो हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, एक एक्सटर्नल सोर्स या एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर देते हैं चलो। तो ये हमने कंडक्टर लिया और इसके दोनों एंड के बीच में
एक कनेक्ट कर दिया बैटरी, ठीक है। बैटरी कनेक्ट करने से क्या होगा, आखिर बैटरी कनेक्ट करने से क्या होगा कि चीज़ों में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। तो सबसे पहली बात कि जब बैटरी तुम कनेक्ट करोगे तो बैटरी का एक ही मेन फंक्शन होता है कि दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करना। जैसे ही तुम बैटरी को जोड़ोगे कंडक्टर का एक एंड हाई पोटेंशियल पर, दूसरा लो पोटेंशियल पे आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ होगा, आई मीन हाई से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बैटरी ने क्रिएट किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर जानना चाहो तो मान लो अगर हमने कहा कि इस बैटरी का वोल्टेज V है और कंडक्टर की लेंथ मान लो यहाँ से यहाँ तक L है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज़ V/L, याद रखना, जहाँ V का वोल्टेज, L कंडक्टर की लेंथ, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा अक्रॉस द कंडक्टर दैट विल बी V/L। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है। मैंने कहा था ना ये फोर्स, यार ये फोर्स का फॉर्मूला बहुत बार हर चैप्टर में तुमको मिलता रहेगा, अच्छे से ध्यान को साथ समझना। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड तुम क्रिएट करोगे विद द हेल्प ऑफ बैटरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगाएगा, जिसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, F=Q/E। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर इस फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ है, हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से कंडक्टर के अंदर मूव करना शुरू कर देंगे, लाइक दैट। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा जो उनको उनके रैंडम डायरेक्शन से फिक्स डायरेक्शन की तरफ लेकर के जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइड से रिपेल होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, जैसे तुमको समझना समझो। लेकिन मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। और मूवमेंट कैसा होगा, मूवमेंट रैंडम नहीं होगा, रेगुलर नहीं होगा। अब कोई इलेक्ट्रॉन दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल तुम अगर कुछ पार्टिकल को अगर हवा में ऐसे छोड़ो तो कोई पार्टिकल दाएं बाएं लेफ्ट राइट नहीं जाएगा, सब के सब अंडर ग्रेविटी नीचे ही गिरेंगे, बिकॉज एक फोर्स वहाँ कंट्रोल कर रहा है उनको, वो फ्री नहीं है, दे आर फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। तो सब के सब एक साथ नीचे की तरफ गिरेंगे क्योंकि वहाँ की मोशन को ग्रेविटी कंट्रोल करती है, दे आर नॉट फ्री। ठीक वैसे ही यहाँ तो फ्री थे लेकिन यहाँ तो उनके मोशन को ये फोर्स कंट्रोल करेगा। तो सब के सब इलेक्ट्रॉन जो फ्री थे कहीं मूव करने के लिए, वो सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। ये मोशन इतना रेगुलर होगा कि इस रेगुलर मोशन का एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकल के सामने आएगा और वही रिजल्ट इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में निकल करके आता है। तो सोचो सिर्फ डायरेक्शन देने से कितना बड़ा चेंज हो सकता है। सब कुछ तो था इनके पास, क्या वहाँ पे नहीं था बताओ, सब कुछ तो था सिवाय सही दिशा के। यही चीज़ तुम्हारे पास, तुम्हारे पर भी अप्लाई होता है। सब कुछ है, सही डायरेक्शन मिल जाए तो फिर इलेक्ट्रिक करंट जैसा कुछ कारनामा कर लोगे। ये चीज़ है भाई। तो इस कंडीशन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट का मतलब समझेंगे क्या होता है। तो थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात यहाँ पे हम लोग करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू जो होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अगर चेक करोगे तो वैल्यू तो बहुत कम है, 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड के आसपास होगी। इन कंपेरिजन टू थर्मल वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेहद कम होती है, लेकिन फिर भी जो ये वेलोसिटी करके दिखाती है वो थर्मल के बस का नहीं है। बार बार कह रहा हूँ कि डायरेक्शन मैटर करता है, तेज भागना जरूरी नहीं है। तो जो इनमें रैंडमनेस ख़त्म हो गई है, इनमें जो अलाइनमेंट है, जो रेगुलर मोशन है, वो ऐसा कारनामा करेगा कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होगा। नाउ इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट बी जीरो। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से एक इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होगा जिसका डायरेक्शन हम लोग इलेक्ट्रॉन के
मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनली ऐसा डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होता है जब हम एक बैटरी अप्लाई करते हैं। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसमें 2-3 चीज़ हमको और पढ़नी है और तुमको समझाता हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलैक्सेशन टाइम होता है, कोलिजन कैसे होता है, ड्रिफ्ट इसको क्यों कहते हैं, और रेजिस्टेंस कहाँ से कंडक्टर का निकल करके आता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो भी डायग्राम ड्रॉ करना हो कर लो, फिर इससे थोड़ा सा और आगे बात करते हैं कि ये कोलिजन का कितना इसमें इंपॉर्टेंस होता है ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, जल्दी तो थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं कि ड्रिफ्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है और इसमें इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, उसकी बात भी करते हैं। ठीक है, चलो क्यों इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है। ड्रिफ्ट का देखो एक्चुअल मतलब होता है कि जब कोई पार्टिकल कॉन्टिन्यूअस मोशन नहीं करता है, कुछ दूर चले फिर रुक जाए, फिर कुछ दूर चले फिर रुक जाए, तो इस टाइप के मोशन को ड्रिफ्टिंग कहते हैं। रुक रुक के आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। अभी इलेक्ट्रॉन में इसका कहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया, देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर में मूव करेगा तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये उनका एक डेफिनेशन है। लेकिन कंडक्टर में क्या सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, एटम्स नहीं होंगे अंदर। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कंडक्टर है जिसको मैंने एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ड्रिफ्ट स्पीड की बात तभी है कि जब सोर्स या बैटरी होगा। अब सपोज दैट ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये चलता है, ठीक, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन चलता है। जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो रास्ते में उसके सामने एटम्स मिलेंगे। इन एटम्स इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोलाइड करता है। ये कोलिजन, अब एटम का मास इतना ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है, तो सोच सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकराएगा तो क्या होगा। जैसे ही टकराएगा इलेक्ट्रॉन रुक जाता है। हालांकि ये स्टॉपेज मोमेंट्री होता है, बहुत देर तक रुका रहेगा नहीं, फिर उठेगा, फिर चलेगा जब तक कि अगला एटम ना आ जाए, फिर नेक्स्ट एटम से टकराएगा, फिर रुकेगा, फिर नेक्स्ट से टकराएगा, फिर रुकेगा। तो इस टाइप के मोशन को ही हम कहते हैं ड्रिफ्टिंग। कॉन्टिन्यूस मोशन नहीं होता है, बस शुरू किया इस तरह से, सटक से पहुंच गया उस तरह तक चलेगा। एटम्स आएंगे फिर रुकेगा, फिर चलेगा फिर रुकेगा, फिर चलेगा फिर रुकेगा, फिर चलेगा फिर रुकेगा। तो एटम्स के जो कोलिजन्स इसके होते हैं, इसके वजह से इसको रुक रुक के आगे बढ़ना होता है। इसलिए इसके लिए हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्टिंग नाम से इसको हम लोग कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ का और जिक्र आता है, जब हम लोग कोलिजन की बात करते हैं तो वहाँ पर पे एक चीज़ का और जिक्र आता है जिसका नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम। अब ये क्या चीज़ है, जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तब उस कंडीशन में रास्ते में एटम्स मिलेंगे, कोलिजन होगा, रुकेगा, चलेगा। दो सक्सेसिव कोलिजन, जैसे ये पर कोलाइड यहाँ पे किया, इसके बाद जो अगला कोलिजन होगा उसके बीच में थोड़ा सा टाइम इंटरवल रहता है, बैक टू बैक कोलिजन होगा, थोड़ा सा बीच में वक्त उसको मिलता है। तो दो सक्सेसिव कोलिजन का जो वक्त मिलेगा बीच का, इस टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 सेकेंड की होती है। इससे वैल्यू ज़्यादा रखना। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो वक्त है, टाइम इंटरवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलैक्स होता है, कोई कोलिजन वोलिजन नहीं कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं उसका रिलैक्सेशन टाइम। टाउ से इसको डिनोट करते हैं, जिसकी एवरेज वैल्यू 10⁻⁻14 सेकेंड होती है। यहाँ पर एक चीज़ और डिफाइन करते हैं हम लोग, मीन फ्री पाथ। अब ये मीन फ्री पाथ क्या होता है, एक कोलिजन से अगले कोलिजन के बीच में वक्त तो लगेगा ही, कुछ डिस्टेंस भी तो ट्रैवल करेगा। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उस डिस्टेंस को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर मानी जाती है। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, मीन फ्री पाथ क्या होता है, ड्रिफ्टिंग क्या होती है,
कोलिजन क्या होता है, ये सब बात अच्छे से समझते चलो। अच्छा, ये जो कोलिजन है इलेक्ट्रॉन का एटम्स के साथ, ये एक्चुअली में है क्या? इलेक्ट्रॉन के रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर की तरह है। अगर ये ना होता तो इलेक्ट्रॉन स्पीडली मूव करते, शायद एनर्जी भी कम खर्च होती हमारी, है ना, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रॉन को बार बार तुमको देना पड़ेगा एनर्जी। ऐसे क्या होता, कोलिजन अगर ना होता तो आराम से बिना ज़्यादा एनर्जी दिए वो चल सकता था। तो ये जो कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स के साथ, ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है, रुकावट डाल रहा है। इस ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट को ही हम लोग कंडक्टर का रेजिस्टेंस नाम से पुकारते हैं। तो एक चीज़ और यहाँ भी ध्यान रखना कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है यही है, इलेक्ट्रॉन का बार बार कोलिजन करना, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होना, जिससे इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट में दिक्कत है। तो ये जो कोलिजन हो रहा है वही कंडक्टर में रेजिस्टेंस कहलाता है, जो हम लोग बहुत डिटेल में आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था अबाउट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर। इन एब्सेंस ऑफ बैटरी तो वो थर्मल होगा, इन प्रेजेंस ऑफ बैटरी मूवमेंट रेगुलर होगा, ड्रिफ्टिंग होगी और उससे करंट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बहुत बेसिक से बात है जिसको समझ के ही हमको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो बात सारी पते होगी तो कोई चीज़ों को भूल जाती भी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख देना पे, Vd इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। माइनस लगाने का मतलब, ये वेक्टर फॉर्म में माइनस लगाने का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। देख भी लो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस टू प्लस। स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ इज रिलैक्सेशन। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ, एम इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, इसको अच्छे से देखना, इसका बहुत जगह हम लोग अभी आगे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन हो रहा है, ड्रिफ्टिंग से ही करंट पैदा हो रही है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या कोई रिलेशन भी होता है? बिल्कुल होता है, उसकी बात भी करते हैं इसके जस्ट आगे, ठीक है। तो जो भी करना है इसमें नोट कर सकते हो। हम लोग आगे चलते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इससे जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रही है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा उसकी बात करते हैं, ठीक है, जल्दी। तो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्टिंग से ही कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कुछ रिलेशन तो होना चाहिए। अगर ड्रिफ्टिंग से ही इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रही है तो क्या दोनों का रिलेशन होगा, और देखते हैं। अच्छा फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल से आते हैं, ध्यान रखना। जैसे मान लो हमने एक कंडक्टर लिया, फॉर सिंप्लिसिटी, चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम लोग जो कंडक्टर ले रहे हैं, मान लिया कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है जो यूनिफॉर्म है, कहीं मोटा पतला नहीं है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का कंडक्टर ले लिया। मान लिया इसका जो टोटल लेंथ है वो एल है, ठीक है। और अगर लेंथ इसकी एल है, एरिया इसका ए है, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, पहले वॉल्यूम निकाल लिया जाए, इन टू एल। सिंपल सा है, कोई दिक्कत थोड़ी, फटाफट 2 मिनट का फट से हो जाए, देखना अभी। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज इन टू एल, ठीक। अब हमें इसके लिए टोटल चार्ज चाहिए कि टोटल चार्ज कितना है। भाई टोटल चार्ज से ही इलेक्ट्रिक करंट का तो फॉर्मेशन होगा, तो पहला काम ये होगा कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज पहले निकाल लें। कैसे निकालेंगे? तो मान लिया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में मान लिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n है, ठीक। ये सवाल लिखा था ना, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, वही मान लो n है। तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लिया n है।
तो इतने वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होगा? n इंटू ए इंटू एल कह सकते हो। देयरफॉर टोटल चार्ज फ्लोइंग भाई एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर निकाला जाए तो टोटल चार्ज फ्लोइंग Q इज इक्वल टू n इंटू ये होता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉर्मूला लगाया लोगों ने ये वाला, Q इज इक्वल टू n इंटू ई, n इज इक्वल टू कैपिटल N, मान लो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कैपिटल N, तो ये लगाया Q इज इक्वल टू n इंटू ई। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, टोटल इतने चार्ज हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा? Q इज इक्वल टू n इंटू ई। अब इतने चार्ज के फ्लो करने से कंडक्टर में जितने उसके अंदर पूरे चार्ज हैं, मान लीजिए सब चार्ज फ्लो कर रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो इन सभी इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगी उसकी बात हम करते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी होगा। तो I इज इक्वल टू Q इज दिस मच, टोटल चार्ज N A L E बाई टी बोल सकते हैं, ठीक है। तो I इज इक्वल टू N A E L बाई टी को हमने अलग कर लिया। अब यह जो L है वो टोटल डिस्टेंस है जितना चार्ज ट्रेवल करेगा, और T है जितना वो ट्रेवल करने में वक्त लेगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो L बाई टी को ही हम लोग क्या कहते हैं? उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज VT, ठीक है। तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? N E, ए को लिख लो पहले, एंड दिस बिकम्स योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। I इज इक्वल टू NEAVD, इसमें याद रखना जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। यानी कि इस n को हम कभी कभी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहकर पुकारते हैं। तो कभी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, एक स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I इज इक्वल टू NEAVD, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, छोटी सी टॉपिक है, वो भी समझ लो, आगे बहुत उसका यूज़ है। दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको तो समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक ये कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर, अगेन फॉर सिंप्लिसिटी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर मैंने मान लिया, ठीक है। और कुछ ऐसा मान लेते हैं, लाइक दैट, ठीक है। और इसमें एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने अंदर ही अंदर, और ये क्रॉस सेक्शन मान लिया, इसका एरिया जो है दैट इज A, ठीक है। अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का A है जो कि ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म होगा। और मान लो अब हम लोग जानते हैं कि भाई ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस प्लेन का, जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, अगर एरिया वेक्टर की बात किया जाए तो, ठीक है। एक छोटे से क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है, उसके एरिया वेक्टर की बात हो रही है। मान लो इस पूरे एरिया से जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया गया है शेडेड वाला, उससे टोटल करंट I का फ्लो हो रहा है, ठीक है। टोटल I करंट इससे फ्लो हो रही है। तो करंट डेंसिटी जो होता है वो बताता है कि किसी भी कंडक्टर में जो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है, बात सुनना, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें से कितना इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, दैट इज करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी जिसको J से डिनोट करते हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि द टोटल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया J इज इक्वल टू I बाई A,
किसी भी कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट का फ्लो होगा वही उसका करंट डेंसिटी होगा। भाई अगर पूरे ए एरिया में से आई करंट का फ्लो हो रहा है तो यूनिट एरिया से कितना होगा, आई वही ये कर दिया, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक इसकी यूनिट की बात करोगे तो क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात का ध्यान रखना। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है भाई डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इसका हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में लिया जाता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा वही करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन होता है। बात क्लियर समझो, इलेक्ट्रिक करंट के जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होती है वही करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर यहाँ से आई बाई ए कर दूँ, आई बाई ए इज इक्वल टू एन ई ए वी डी बोल सकते हैं, ए को यहाँ कर लिया, और आई बाई क्या होता है, जे, दैट इज करंट डेंसिटी। तो देयरफॉर एक और फॉर्मूला मिल के जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ठीक है, तो कुछ बेसिक रिलेशन है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में। तो जल्दी जो छोटे मोटे फॉर्मूले कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो अब जब आगे चलते हैं तो हमारे सामने आता है ओम्स लॉ। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम्स लॉ पर ही पूरा कहानी आगे का हमारा चलने वाला है। सर्किट की जितनी प्रॉब्लम्स होगी वहाँ पर सबसे पहले ओम्स लॉ की बात होगी। किरचॉफ लॉ तो ठीक है, बहुत बाद में आएगा। तो ओम्स लॉ से क्वेश्चंस कैसे आएंगे उनको समझने के लिए पहले ओम्स लॉ को समझना होगा। हालांकि इससे न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी आते हैं, रेजिस्टेंस को लेकर के रेजिस्टेंस सर्किट के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मगर ओम्स लॉ का जो बेसिक्स है उसको समझते हैं पहले क्या होता है। ठीक है, चलो। तो जैसे मान लो एक कंडक्टर लिया मैंने, ठीक है, ये हो गया कंडक्टर। ठीक, अब इस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दिया गया, जैसा कि अब तक करते आए हैं। पूरा प्रोसेस समझना, एक एक प्रोसेस, हर स्टेप में किसका क्या इफेक्ट होता है। जैसे ही हमने कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में एक बैटरी कनेक्ट किया, तो बैटरी कनेक्ट करने से क्या होगा, बार बार बताया कि बैटरी का सिर्फ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। तो बैटरी तुमने अप्लाई किया, कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जिसकी वैल्यू भी हम देखें अभी कुछ देर पहले, E इज इक्वल टू वी बाई एल, जहाँ एल क्या है, उस कंडक्टर की लेंथ है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी के सब एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक डायरेक्शन रेगुलर इनका हो जाता है, जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर यूं चलेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से लेते हैं। ठीक, तो फिर से पूरा बात कर लें, एक प्रोसेस किस स्टेप में क्या होता है। सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा, बैटरी अप्लाई किया, बैटरी के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आया, उससे क्या आई, इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, उससे क्या हुआ, करंट का फॉर्मेशन हुआ। तो बात शुरू होती है बैटरी से, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और अंत होता है इलेक्ट्रिक करंट के रूप में रिजल्ट मिलता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस शुरुआत हुआ, रिजल्ट इलेक्ट्रिक करंट पे खत्म हुआ। तो ओम्स लॉ इसी पोटेंशियल डिफरेंस जिसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट नाम का रिजल्ट हमको मिला, उनके बीच का एक रिलेशन होता है। हालांकि यूनिवर्सल रिलेशन नहीं कि हमेशा हर जगह काम करेगा, बहुत कंडीशनल है। तो ये ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी कंडक्टर में अगर हम लोग टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कर दें, जो भी एक्सटर्नल फीचर्स है, कंडीशन है आसपास की, वो कांस्टेंट रख दो, इन्वायरमेंट में कोई बदलाव ना हो, टेम्परेचर फिक्स, प्रेशर फिक्स, तो किसी भी गिवन कंडक्टर के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, गिवन कंडक्टर का मतलब कि
उसकी लेंथ और एरिया भी फिक्स कर दो। ऐसे कि बार बार खींच रहे हो, बड़ा कर रहे हो, पतला कर रहे हो, कंडक्टर को चेंज कर, ऐसा नहीं करना है। फॉर अ गिवन कंडक्टर एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है वो उसके एंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसके प्रोपोर्शनल होती है। ये ओम्स लॉ का सिंपल सा कहना है। मगर ये प्रोपोर्शनल रिलेशन यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह हर सर्किट में हर कंडीशन अप्लाई नहीं होता। टेम्परेचर वगैरह में चेंज करोगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी, वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर दोगे तो फिर शायद रिलेशन ऐसा ना हो। ठीक है, तो छोटे वोल्टेज के लिए लो पोटेंशियल डिफरेंस पर ये चीज़ तुमको मिल सकती है कि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है वो उसके दोनों एंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया उसके प्रोपोर्शनल होती है। अगर ग्राफ इसका ड्रॉ किया जाए तो ग्राफ कुछ ऐसा हमें मिलेगा। ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रिक करंट है, तो ग्राफ हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, लाइक दैट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, एंड विल से इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू V। ठीक, तो ये ओम्स लॉ का एक बेसिक सा स्टेटमेंट है कि किसी कंडक्टर में फ्लो करने वाला इलेक्ट्रिक करंट उसके एंड पर लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा फॉर अ गिवन कंडक्टर एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब इसको प्रूव कैसे करते वो थोड़ा समझ लिया जाए। अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी, दो रिलेशन पढ़ा। वी नो दैट I इज इक्वल टू NEA VD, एक तो ये हो गया, और दूसरा VD का एक्सप्रेशन क्या देखा, EE बाई M इंटू टाउ, ये दूसरा इक्वेशन है। अभी निगेटिव साइन में नहीं लगाया क्योंकि नेगेटिव ले रहे हैं हम लोग, तो नेगेटिव की जरूरत नहीं है। तो VD यहाँ पुट कर दिया जाए तो इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू NEA, VD के बदले EE बाई M इंटू टाउ कह सकते हैं। तो I इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, N E स्क्वायर A, E की वैल्यू V बाई L है तो V बाई M L इंटू टाउ कह सकते हैं, या I इज इक्वल टू N E स्क्वायर A टाउ बाई एम एल करके V को बाहर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ लेके उसको ध्यान से देख लिया जाए। एन इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, गिवन कंडक्टर के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया ए कांस्टेंट है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इस बात को ध्यान रखना। ये टेम्परेचर सेंसिटिव है टाउ, लेकिन चूंकि ओम्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है इससे टाउ भी कांस्टेंट हो गया। इलेक्ट्रॉन का मास तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। लेंथ फॉर अ गिवन कंडक्टर कांस्टेंट होनी है। तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी है वो फॉर अ गिवन कंडक्टर फॉर अ गिवन टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होगी। तो अगर ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम एल, अगर ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है आई प्रोपोर्शनल टू वी हुआ। फिर आई की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, वोल्टेज पर डिपेंड करेगी। वोल्टेज यहाँ से बढ़ाते जाओ, करंट यहाँ से बढ़ती जाएगी। यही तुम्हारा ओम्स लॉ है। फॉर अ गिवन कंडक्टर एट अ गिवन कंडीशन इलेक्ट्रिक करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू वी, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और फॉर्मूले निकालते हैं। जैसे V इज इक्वल टू, यहाँ से मैं निकालूँ तो ये ऊपर गया, ये नीचे आया, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई, ऐसे बोल सकते हैं। अब यही जो है वो R यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहकर पुकारते हैं हम लोग। तो R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये हो गया कंडक्टर का रेजिस्टेंस। फिर वहीं से फॉर्मूला बनेगा V इज इक्वल टू आई इंटू आर। इसको R बोल दिया तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया, आई इंटू आर। यहाँ तक क्लियर है।
फिर इसमें R इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ अलग करके L बाई ए को बाहर कर लिए। अब L और A देखो कंडक्टर का डायमेंशन है, लेंथ क्या है, एरिया क्या है, बाहर की चीज़ें हैं। जो अंदर लिखा है ब्रैकेट के अंदर M N E टाउ, ये कंडक्टर के अंदर की चीज़ें हैं। तो ये जो एक कांस्टेंट है दैट इज M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, इसको एक कांस्टेंट को हम कहते हैं उस कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी कहकर को करते हैं, और इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो देयरफॉर रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्वांटिटी हमको मिलती है। तो रो अगर यहाँ पे रखा जाए तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, रो L बाई ए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। जहाँ पे स्टार लग गया समझ लो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये फॉर्मूले तक हम लोग को पहुँचना था। रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। R क्या होता है, रेजिस्टेंस। दोनों फर्क लगा समझते हैं क्या होता है। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो इफ़ L इज इक्वल टू 1 मीटर ले लें एंड A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर ले लें। मतलब एक ऐसा कंडक्टर लो जिसकी लेंथ भी यूनिट हो और क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट हो। तो अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू रो। अब यहाँ से डिफाइन कर सकते हो कि किसी कंडक्टर के यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेजिस्टेंस होता है वही उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, किसी गिवन कंडक्टर के यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेजिस्टेंस होगा वही उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। सिंपल सा डेफिनेशन है। डेफिनेशन से ज़्यादा एक बात समझना, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में एक और फ़र्क है। रेजिस्टेंस जो है ये R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ, ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है। एक कंडक्टर का टाइप कि वो किस टाइप का कंडक्टर है, किस मटेरियल से बना हुआ है, प्लस उसका डायमेंशन, लेंथ कितनी है, एरिया कितना है, इन सब चीज़ों पर। ऐसा मान लो कि मैं तुमसे ये कहूँ कि मैंने कॉपर के 3 कंडक्टर लिए, मान लो कॉपर के 3 कंडक्टर लिए, अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग मोटाई, अलग अलग लेंथ। तो इन तीनों के लिए R की जो वैल्यू डिफरेंट होगी। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, R डिफरेंट होगा। लेकिन अगर तीनों कॉपर हैं तो तीनों की जो रो की वैल्यू होगी वो सेम होगी। और रो डिपेंड करता है ओनली ऑन टाइप ऑफ कंडक्टर। अगर वो कॉपर है तो कितना लंबा हो, कितना छोटा हो, कितना मोटा हो, फर्क नहीं पड़ेगा, और रो सबके लिए सेम होगा। तो रो डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ कंडक्टर, R डिपेंड करता है टाइप पर भी और उसके डायमेंशन पर, मोटाई लंबाई क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, लेंथ कितना है, इस पर डिपेंड करता है। तो अगर कोई कॉपर का वायर है तो उसका रेजिस्टिविटी हर जगह सेम होगा, चाहे मेरे पास हो, तुम्हारे पास हो, कहीं पर भी हो। लेकिन कॉपर का अगर तार है तो उसका रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस सिर्फ कॉपर पर डिपेंड नहीं करेगा, उसके लेंथ, मोटाई, क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करेगा। तो ये एक बहुत बेसिक सा फर्क है जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पता होना चाहिए। तो ये हमारा ओम्स लॉ है, जल्दी से कॉपी कर लो। तो कुछ और बेसिक बात है उसको भी करते हैं, ठीक है, जल्दी। तो ऐसा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा मैंने अभी, R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। टर्म्स को एक बार अच्छे से फिर से बता दूँ, ध्यान रखना चाहिए। M मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, L कंडक्टर की लेंथ, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, टोटल नहीं, यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स हो उनकी बात हो रही है। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, A क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का, टाउ उसका रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो एक कंडक्टर में ये रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, ये टर्म्स तुमको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। फिर इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया और m बाई
एन ई स्क्वायर टाउ लिख करके एल बाई ए को हमने अलग कर लिया। ठीक, अब एम बाई एन स्क्वायर टाउ को हमने कहा रो एल बाई ए। तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था कि आर और रो का जो डिफरेंस है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। रेजिस्टेंस कंडक्टर के लेंथ, थिकनेस, रेडियस इन सब पे डिपेंड करता है। रो केवल टाइप ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। लेंथ जितना ही बड़ा हो, जितना भी पतला हो, जितना मोटा हो, रो विल बी सेम फॉर अ गिवन टाइप ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो रो टाइप ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है इसका। आर मोटाई लंबाई पर भी निर्भर करता है। तो ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर पे हम अगर जान लेंगे तो अच्छा होगा, दैट इज कंडक्टेंस। अब ये कंडक्टेंस क्या चीज़ होती है? तो किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस का जो इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल, उसी को हम बोलते हैं उसका कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ये है, इसका उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा, एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम एल। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का ठीक इन्वर्स। यूनिट इसकी इम्पॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ जी रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो ओम पर टू पावर होल टू द पावर -1 लिखेंगे, या इसको हम लोग मो कहकर भी पुकारते हैं, या कभी कभी इसको साइमन भी कहते हैं हम लोग। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? मो। रेजिस्टेंस की ओम, इसकी मो, ठीक उसका उल्टा। फिर एक चीज़ और हम डिफाइन करते हैं, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या मोर कॉमनली नोन एज कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, या कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो, रो का इन्वर्स, और रो तो ये है दिस वन, इसको इन्वर्स कर दोगे तो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कंडक्टिविटी, सिग्मा से डोट करते हैं। यूनिट की बात करोगे तो यूनिट ऑफ सिग्मा, अब रो का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ओम मीटर टू द पावर -1। ठीक है, तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इसको थोड़ा समझ लेंगे, अच्छा रहेगा। एक और छोटा सा रिलेशन है, उसकी बात भी कर लेते हैं। जैसे हम जानते हैं I इज इक्वल टू एन ई ए वी टी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I बाई ए यहाँ कर दे तो एन ई वी डी वहाँ बचेगा। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट बाई एरिया क्रॉस सेक्शन में क्या होता है? करंट डेंसिटी J। ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ई बाई एम इंटू टाउ कह सकते हैं। तो J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर के साथ टाउ को रख लो, m को अलग कर लो, ई को उधर भेज दो। अब देखो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम क्या होता है? वो तो कंडक्टिविटी होती है। तो J इज इक्वल टू क्या मिल गया? सिग्मा टाइम्स E। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या मिलेगा? J इज इक्वल टू सिग्मा E। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ से बात क्लियर हो रही है, जो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इससे कभी कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन या फिर कहीं पर इसका यूज़ किस तरह से भी आ सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे जिसकी ज़रूरत है, दैट इज़ मोबिलिटी। कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अच्छे से बात को समझ। मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी को डिफाइन किया है तो मोबिलिटी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, या यूँ कह सकते हो कि
किसी कंडक्टर में यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पैदा होगी दैट इज मोबिलिटी। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पैदा होगी वही मोबिलिटी होती है। तो वी डी इज वी डी, एंड वी डी का फॉर्मूला लिख देना ई बाई एम इंटू टाउ बाई ई कह सकते हैं। भाई वी डी का फॉर्मूला पढ़े हम लोगों ने, तो ई कैंसल्ड आउट एंड यू गॉट म्यू इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ। अभी आगे जाके पढ़ोगे कि ई बाई एम भी एक स्पेशल चीज़ होती है जिसको हम लोग स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, दोनों का रेशो भी कांस्टेंट होगा। तो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ई बाई एम इंटू टाउ या ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रिलेशन है, डेफिनेशन है, टर्म्स हैं, इनको याद रखना। इससे कभी भी किस तरह से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं तुमको एग्जाम में। ठीक है, तो जल्दी कर लो इसको, तो हम लोग फिर जल्दी टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर से क्या कनेक्शन है, टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी में कैसे चेंज होता है, अलग अलग टाइप के सब्सटेंस के लिए कंडक्टर में कैसे चेंज होगा, सेमी कंडक्टर में क्या रिलेशन होता है, ये सब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ना है। अच्छा टॉपिक है, आसान है। न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से ज़्यादा तुमको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो बस समझते हैं क्या है, फॉर्मूले की बात करेंगे, है ना। बहुत मुश्किल सवाल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल्स आएगा भी तो बहुत लगभग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही होगा, आराम से कर लोगे। पहले बात को समझते हैं कि अलग अलग सब्सटेंस कंडक्टर सेमीकंडक्टर के जो रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। पहले कंडक्टर से शुरुआत करते हैं कि कंडक्टर पे कैसे रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर से कनेक्शन होता है। ठीक है, चलो। तो जैसे मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, इसको हीट देना है और देखना है कि इसके टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस पे कैसे चेंज करता है। सपोज दैट हमने एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को हमने यूं हीट देना शुरू किया। ठीक है, रेजिस्टिविटी किसी सब्सटेंस की जो फॉर्मूला देखा हम लोगों ने भी, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, एम इज मास, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। या देखो इसमें एम और ई तो वैसे ही यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इनका तो कोई मतलब नहीं है टेम्परेचर वेम्परेचर से। रही बात एन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो भी लगभग कांस्टेंट है, बहुत रेयरली एन की वैल्यू चेंज करेगी टेम्परेचर बढ़ाने से। टाउ जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर जैसे ही चेंज करेंगे तुरंत इस टाउ पर फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा वो समझते हैं। ये कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है जैसा कि हम जानते हैं। ठीक, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के साथ कोलाइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो समय होता है वही होता है हमारा टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सब्सटेंस को गर्म करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये एटम के साथ तेजी से कोलाइड करेंगे, दो कोलिजन का समय टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी और टाउ है डिनोमिनेटर में। टाउ की वैल्यू कम होगी तो आर रो की वैल्यू फट से बढ़ जाएगी, हालांकि आर भी बढ़ेगा, रो बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। तो जैसे ही टाउ की वैल्यू डिक्रीज करेगी रो की वैल्यू भी क्या इंक्रीज कर जाएगी। तो कंडक्टर्स में जब भी टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर की इंक्रीज करेगी डेफिनेटली। ठीक है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी तो जाहिर सी बात है कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। दोनों बातें की है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, कैसा है उसको देख लेते हैं। मान लो अगर हम ये कहें कि कोई एक टेम्परेचर है टी नॉट जिस पर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी मुझको पता है रो, जिसको बोलते हैं रेफरेंस टेम्परेचर। ठीक है, रो नॉट बोलते हैं उसको। रेफरेंस टेम्परेचर कोई टेम्परेचर हो सकता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमको पता है, मान लो वो टी नॉट है। अब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया और रेजिस्टिविटी बदल के इसकी क्या हो गई, मान लो रो टी हो गई।
ठीक है। तो एक गिवन टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी रो नॉट है और किसी दूसरे टेम्परेचर पर रो टी है, रोटी नहीं रो टी है, ठीक है। तो अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कुछ ऐसा होगा, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 + α टी माइनस टी नॉट, ठीक है। जहाँ रो नॉट एक गिवन टेम्परेचर पर, रेफरेंस टेम्परेचर पर, नोन टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी है, रो टी क्या है, किसी अननोन टेम्परेचर पर, टी टेम्परेचर पर जो हमको फाइंड करना है। टी और टी नॉट समझिए, अल्फा एक कांस्टेंट है, जहाँ अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड कॉल्ड, अल्फा को कहते हैं हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये अल्फा हर अलग अलग टाइप ऑफ कंडक्टर के लिए अलग अलग होगा, जो भी होगा किसी एक गिवन कंडक्टर के लिए हमको पता होगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी कंडक्टर के रेजिस्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा टेम्परेचर को अगर चेंज करते हैं तो, ठीक है। ग्राफ हालांकि इसका भी अगर देखोगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ इसका बनता है मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स के लिए। अगर हम लोग रेजिस्टिविटी और टाइम के बीच ग्राफ खींचें तो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, कुछ इस टाइप का ग्राफ बन करके आता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के बात हमको सिर्फ इतनी समझनी है कि कंडक्टर्स के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, ये उसका फॉर्मूला है, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 + α टी माइनस टी नॉट, जहाँ रो नॉट क्या है, किसी गिवन टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी, रो टी क्या है, किसी टी टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी। अल्फ़ा एक कांस्टेंट है जो हर अलग अलग टाइप ऑफ कंडक्टर के लिए अलग अलग होगा, जिसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा जिससे हमको पता चलेगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। चलो ये तो चलो कंडक्टर की बात हो गई। इन केस ऑफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पे, चलो ये लिखा जो हम लोगों ने पढ़ा ये कंडक्टर के लिए, ठीक है। एक सेमी कंडक्टर में ऐसी कहानी नहीं होती है, इसका ठीक उल्टा चीज़ तुमको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, ठीक है। क्या होगा उसको समझो। सेमी कंडक्टर्स में क्या हो भाई, इसको सबके लिए फॉर्मूला सेम है, रो इज इक्वल टू m/n² टाउ। यही रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कंडक्टर के लिए भी होगा, यही रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला सेमी कंडक्टर के लिए भी होगा। अब सेमी कंडक्टर में क्या होते हैं, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत कम होते हैं, ठीक है। कंडक्टर में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, सेमी कंडक्टर्स में इस n की वैल्यू काफ़ी कम होती है। n की वैल्यू कम होने की वजह से ही रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो अंदर जो एटम्स के बीच बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के फ्री होने से जो n की वैल्यू है सडनली बढ़ जाती है। अब n है डिनोमिनेटर में, n की वैल्यू बढ़ेगी तो सोच लो रो के साथ क्या होगा। तो जैसे ही n की वैल्यू बढ़ेगी रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जहाँ कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती थी, इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी कम होगी। क्यों कम होगी फिर समझ लो। टेम्परेचर बढ़ाने से जो एटम्स हैं अंदर सेमी कंडक्टिंग एटम्स, उनकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ने से उनका जो वाइब्रेशनल मोशन है उसमें चेंज हो जाएगा और तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। वाइब्रेशन तेज़ी से करेंगे तो बॉन्ड्स उनके ब्रेक होंगे, बॉन्ड्स ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। तो देखते ही देखते जो n की वैल्यू बहुत कम थी सेमीकंडक्टर में, ये n की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी और n डिनोमिनेटर में है, n की वैल्यू बढ़ेगी तो रो की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ग्राफ से इसको मैं तुमको दिखाऊं तो एक सेमीकंडक्टर के लिए
ग्राफ कुछ ऐसा बनता है इसका। अगर ये रो है, ये टी है, तो कुछ ऐसा ग्राफ तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू टेम्परेचर के साथ क्या होगी, कम होती जाएगी। इनके बीच भी कुछ रिलेशन का फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे कंडक्टर में तो सब कुछ वही होगा, बस माइनस के बदले यहाँ बस प्लस के बदले यहाँ पर क्या कर देना है, माइनस। तो यहाँ जो फॉर्मूला होगा वो होगा रो टी इज इक्वल टू रो नॉट एंड 1 माइनस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, जहाँ अगेन रो नॉट क्या है, किसी गिवन टेम्परेचर पर, किसी रिफरेंस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी, रो टी किसी टी टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी, अल्फा उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो हमको पता हो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कैसे चेंज करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ इंक्रीज करेगा, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिक्रीज करेगा। किस फॉर्मूले से, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं एलॉय के लिए। एलॉय के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं इस चैप्टर में, जो वायर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, वायर बाउंड इंस्ट्रूमेंट है, जैसे पोटेंशियोमीटर वायर का यूज़ हो रहा है, मीटर बेस में हम लोग वायर का यूज़ कर रहे हैं, ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें हम लोग को वायर का यूज़ करना होता है। तो उन सभी एक्सपेरिमेंट्स में, उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादातर वायर के रूप में एलॉय का ही यूज़ करते हैं। सिर्फ एक रीज़न उसके पीछे, वो ये है कि इनका जो रेजिस्टिविटी है, इट चेंजेस बाय वेरी स्मॉल with the change in temperature। इनका जो रेजिस्टिविटी है उसमें टेम्परेचर को अगर चेंज करोगे तो बहुत मामूली सा फर्क आएगा, कभी कभी तो लगभग कांस्टेंट ही हो जाता है कुछ में। तो उससे फ़ायदा क्या होगा हमें, ऐसे वायर्स को अगर तुम यूज़ करोगे, एलॉय का अगर तुम, जैसे एक एलॉय का अगर नाम लिया जाए, बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका नाम होता है नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम एक एलॉय है, नाइक्रोम एक एलॉय है। ये मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो, नाइक्रोम किन मेटल्स को मिला करके एलॉय बनाते हैं? ये 3 मेटल्स होते हैं, किनको ऐड करके हम लोग यहाँ पर पे एलॉय बनाते हैं। ये जिनको पता होगा कमेंट बॉक्स में बताएं कि नाइक्रोम किसका किसका एलॉय होता है। ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं हम लोग वायर्स में। अब जैसे नाइक्रोम है, तो नाइक्रोम का रेजिस्टिविटी लगभग बहुत बहुत कम चेंज करता है टेम्परेचर के साथ। जिससे क्या होगा, अगर इसका तार हम यूज़ करेंगे और इसका रेजिस्टेंस अगर यूज़ करेंगे तो उसमें टेम्परेचर के साथ चेंजेस बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट होगा वो एक तरीके से मतलब डिस्टर्ब नहीं होगा। अब तुम कंडक्टर यूज़ कर रहे हो, पता चला कि टेम्परेचर में चेंज हुआ और रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया, या सेमी कंडक्टर यूज़ करोगे रेजिस्टेंस बहुत घट गया, तो मामला गड़बड़ हो सकता है। हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे, या अगर बहुत थोड़ा बहुत चेंज करें जिससे फ़र्क ना पड़े, तो हम लोग वहाँ पे एलॉय को यूज़ करते हैं। तो एलॉय में एक नाइक्रोम होता है, एक और भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं हम लोग, मैंगनीन, एक और होता है कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन। इन सब का हम यूज़ करते हैं जो वायर बाउंड इंस्ट्रूमेंट है, जैसे पोटेंशियोमीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया। इन सब जगहों पे हम लोग इन एलॉय का ही यूज़ करते हैं। रीज़न सिर्फ एक है, इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बहुत मामूली सा चेंज करता है। तो हम लोग पूछ लेता है कि भाई हम लोग एलॉय जो वायर बाउंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें वायर का यूज़ करते हैं, उसमें एलॉय का ही यूज़ क्यों करते हैं? तो बताना होगा तुमको, क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बहुत बहुत मामूली सा चेंज करता है। अनलाइक कंडक्टर्स
एंड सेमीकंडक्टर्स, जहाँ रेजिस्टेंस के साथ, जहाँ टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है, यहाँ पर वो चीज़ तुमको नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये एक तुम्हारा टॉपिक था, अच्छा टॉपिक है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कैसे चेंज करता है एक कंडक्टर का, एक सेमीकंडक्टर का और एलॉय का। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जल्दी जो तुमको फॉर्मूला मन में आए कॉपी कर सकते हो, और इसका सबको बताना है नाइक्रोम किसका एलॉय होता है, जो कि बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो नाइक्रोम किन 3 चीज़ को एलॉय होता है, ये कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है। ठीक है, तब तक आगे चलते हम टुवर्ड्स किरचॉफ्स लॉ, जल्दी कर लो। और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉस। किरचॉफ्स लॉस में 2 लॉ हम लोग को पढ़ने हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जंक्शन लॉ को हम लोग समझ लेते हैं, द जंक्शन लॉ एंड द लूप लॉ। ठीक है, हालांकि किरचॉफ्स लॉ देखो, जिसका जो लूप लॉ सेकंड वाला है उससे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं एग्जाम में। एक सर्किट दिया होगा, सर्किट क्वेश्चन किया होगा तुम लोगों ने, बोर्ड है सब, उसमें एक सर्किट दिया होगा, उसको हमको सॉल्व करना होगा। तो उसमें करना क्या होता है कि बस उस लॉ को अप्लाई करने का कुछ रूल्स हमको पता होना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, रूल्स क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जंक्शन लॉ से शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सपोज दैट मेरे पास एक सर्किट में एक जंक्शन है, जहाँ पर कुछ वायर्स आपस में ऐसे मिल रहे हैं। जंक्शन का मतलब ये, जहाँ पर सर्किट में कुछ तार आपस में जिस पॉइंट पर मिलते हैं, दैट इज़ अ जंक्शन। तो मान लो ये एक जंक्शन है, ठीक है, जिसमें एक पॉइंट पे ये 4 तार आपस में आकर के मिल रहे हैं, तो ये हो गया तुम्हारा जंक्शन। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक करंट है जो जंक्शन की तरफ आ रही है, मान लो I1 या I2। कुछ इलेक्ट्रिक करंट जंक्शन से दूर जा रही है, मान लो I3 और I4। तो किसी भी जंक्शन पे हमको 2 चीज़ देखने को मिलती है, कुछ करंट जंक्शन की तरफ आ रही होती है और कुछ करंट जंक्शन से दूर जा रही होती है। तो किरचॉफ का जंक्शन जो कहता है कि किसी भी जंक्शन पर जितनी भी इलेक्ट्रिक करंट्स मिलती हैं, जंक्शन की तरफ आने वाली या जंक्शन से दूर जाने वाली, जितनी भी इलेक्ट्रिक करंट्स जंक्शन पर हमको मिलेंगी, उन सभी इलेक्ट्रिक करंट्स का जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। अब अलजेब्रिक सम का मतलब क्या हुआ? अलजेब्रिक सम का मतलब ये हुआ कि इसमें हम थोड़ा सा साइन कन्वेंशन ले लेते हैं। जैसे जो करंट जंक्शन की तरफ आ रही है, जैसे I1 हो गया और I2 हो गया, इनको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। जो जंक्शन से दूर जा रही है, जैसे I3 हो गया, I4 हो गया, इनको हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। तो इसका रिवर्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो करंट कमिंग टूवर्ड्स जंक्शन पॉजिटिव एंड करंट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन नेगेटिव। अब इन चारों करंट का, 4 हो चाहे 10 हो चाहे 100 हो चाहे 4000 हो, कितनी भी करंट्स हो, किसी भी सर्किट में अगर जंक्शन पे जितनी भी करंट्स मिलती हैं, आने वाली जाने वाली सब, उन सभी करंट्स का जब अलजेब्रिक सम निकालोगे तो वो हमेशा 0 होना चाहिए। अब इसका कहने का क्या मतलब, वो देखो, 4 इलेक्ट्रिक करंट मैंने फिगर में दिखाया जो इस जंक्शन पर मिल रही है, कुछ आ रही है कुछ जा रही है, मतलब जंक्शन में सबका मुलाकात हो रहा है। इन चारों को ऐड कर दिया जाए प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ, जैसे ये दोनों प्लस हो गया, ये दोनों माइनस हो गया, तो क्या लिखेंगे हम लोग? I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4, इन सब का अलजेब्रिक सम कितना होना चाहिए? 0। बस यही जंक्शन लॉ है। या इसको ऐसे भी कह सकते हो, इसको उधर भेज दिया जाए तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, I1 प्लस I2 जो है, इसको हम I1 प्लस I2 को हम कह सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक करेंट कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन। कह सकते हैं कि जंक्शन की तरफ आने वाली टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितनी है, जो जंक्शन की तरफ आ रही है वो कितनी है? I1 प्लस I2।
I3 प्लस I4 देखो जंक्शन से दूर जा रही है, तो इसको हम कह सकते हैं इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक करेंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन कह सकते हैं। तो हम लोग जंक्शन लॉ को एक तरफ से भी कह सकते हैं, किसी भी सर्किट में किसी भी जंक्शन पर जितनी भी इलेक्ट्रिक करंट्स होती हैं उनका एल्जेब्रिक सम तो जीरो ही है, एक तरीका तो ये भी है। दूसरा तरीका ये है कि जंक्शन की तरफ जितनी इलेक्ट्रिक करंट आएगी उतनी ही इलेक्ट्रिक करंट जंक्शन से दूर भी जाएगी। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये 4 एम्पियर है, ये 6 एम्पियर है, तो 4 + 6 कितना हो गया 10 एम्पियर। अब 10 एम्पियर जंक्शन की तरफ आ रही है तो 10 एम्पियर ही जंक्शन दूर जाएगी। हाँ, उस 10 में ऐसा हो सकता है कि ये 3 हो जाए, ये 7 हो जाए, ये 9 हो जाए, ये 1 हो जाए, वो अलग बात है। इंडिविजुअल वैल्यू क्या होगी वो नहीं पता, लेकिन टोटल अगर 10 एम्पियर आया है I1 + I2 तो टोटल I3 + I4 भी 10 एम्पियर ही जाएगा। ये कहने का मतलब है इंडिविजुअल करंट इक्वल होगा, उससे फ़र्क नहीं है, हो भी सकता नहीं भी सकता। तो जंक्शन की तरफ जितनी करंट्स आएंगी उतनी करंट जंक्शन से दूर जाएंगी, या जंक्शन पर जितनी करंट्स मिलेंगी सबका अलजेब्रिक सम जीरो होगा। अब ये लॉ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो याद रखना जो जंक्शन लॉ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज के कंजर्वेशन पर बेस्ड है कि भाई चार्ज कंजर्व होता है, जितना चार्ज फ्लो करेगा जंक्शन की तरफ उतना ही जंक्शन से दूर भी जाएगा, चार्ज का लॉस तो होगा नहीं। तो चार्ज का लॉस नहीं होगा तो करंट भी वैसे ही रहेगी। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट है कि भाई जंक्शन लॉ किस पर बेस्ड है, ये कहाँ आ सकता है? ये बहुत बार तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसके आने का चांस है। ये सब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन विच फंडामेंटल प्रिंसिपल। जंक्शन लॉ किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सब बारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेके तुमको समझाता हूँ, कुछ और बात क्लियर होगी। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो एक छोटा सा मैंने सर्किट बनाया और कुछ इलेक्ट्रिक करंट्स को हमने कॉर्नर पे दिखाना है, ठीक है। मान लो यहाँ से 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट आ रही है, एरो पे ध्यान देना तो पता चलेगा जंक्शन की तरफ आ रही है कि जा रही है। मेरे पास फिगर में 4 जंक्शन है, इन्हीं 4 जंक्शन की बात करनी है। एरो पे ध्यान देना, यहाँ से 1 एम्पियर करंट जंक्शन से दूर जा रही है। एरो पे ध्यान देना, फिर बोल रहा हूँ, यहाँ से 7 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ 3 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट जा रही है, ठीक है। और यहाँ से करंट इसके बाद, और ये यहाँ पे एरो ऐसे है, और तुमसे ये इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पूछी गई है कि ये इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बताओ। अब देखो, अब जंक्शन लॉ में यूज़ कैसे करते हैं, कैसा क्वेश्चन आ सकता है। जंक्शन लॉ से कोई बहुत खास न्यूमेरिकल नहीं आते, अब थोड़ा बहुत बेसिक बातें अगर पता होगा तो अच्छा होगा। जैसे ये हमें फिगर दिया हुआ है, ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर से क्वेश्चन देख लो, क्या 4 जंक्शन दिखाई दे रहा है, एरो पे ध्यान देना। यहाँ से 2 एम्पियर करंट जंक्शन की तरफ आ रही है, यहाँ से 1 एम्पियर करंट जंक्शन से दूर जा रही है, यहाँ पे 7 एम्पियर करंट जंक्शन की तरफ आ रही है, यहाँ पे आई करंट जंक्शन से दूर जा रही है, यहाँ पे 3 एम्पियर करंट का डायरेक्शन दिया है, ये वाला एरो नहीं पता, ये वाला एरो नहीं पता। फिगर क्लियर है पहले। अब इस आई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? एक एक जंक्शन पे चलो, अपने आप सारा क्लियर हो जाएगा। जहाँ पे फाइंड करना वहाँ मत जाओ, जंक्शन पे एक करके चलो। 7 एम्पियर यहाँ से करंट आती है, ठीक है, जिसमें से 3 एम्पियर यहाँ निकल गया, तो इसमें कितना करंट का फ्लो होगा? जाहिर सी बात है 4 एम्पियर, क्योंकि जितना जंक्शन की तरफ आएगा उतना जंक्शन से दूर जाएगा, ठीक। अब 4 एम्पियर देखो यहाँ से जंक्शन की तरफ आ रहा है, जिसमें से 1 एम्पियर यहाँ चला गया,
तो जाहिर सी बात है कितना होगा 3। अब 3 कैसे आ गया भाई, 4 आ रहा था उसमें से 1 चला गया, 3 बचा। अब 3 यहाँ से जंक्शन की तरफ आ रहा है, 2 वहाँ से आ रहा है, तो 3 + 2 कितना हो गया 5। ये मिल के 5 एम्पियर यहाँ से निकल जाएगा। अब 5 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 3 यहाँ से आ रहा है, तो मिल करके दोनों जब यहाँ पहुँचेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 + 3 = 8 एम्पियर। बस जोड़ना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ से करंट जा रही है उतना हिस्सा यहाँ चला गया, इधर कितना जाएगा, बस ये तुम्हें करना है। ठीक है, तो चारों जंक्शन को देखना है, जितनी करंट जंक्शन की तरफ आएगी उतनी जंक्शन से दूर जानी चाहिए। बस ये कॉन्सेप्ट लगो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये बात है ना कि प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है और इसका स्टेटमेंट क्या होता है। बहुत सिंपल लॉ है, कुछ खास नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को समय खर्च करना पड़े। ठीक है, तो ये तुम्हारा जंक्शन लॉ हो गया। अब था लूप लॉ की बात करते हैं, जो थोड़ा सा लेंदी है, जैसे न्यूमेरिकल्स थोड़े एग्जाम में तुमको मिल सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी कर लो। लूप लॉ समझते हैं, एक दो जगह उसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करके भी समझते हैं। ठीक है, जल्दी। तो सेकंड किरचॉफ्स लॉ जो हम लोग को पढ़ना है, दैट इज द लूप लॉ। ठीक है, अब इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स देखो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। एक सर्किट दिया रहेगा, उसको किरचॉफ्स लॉ के हेल्प से हमको सॉल्व करना होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमको थोड़ा सा इस लॉ को अच्छे से पढ़ना होगा, और सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, एक दो क्वेश्चन में इस लॉ को अप्लाई करके भी देखेंगे कि कैसे इक्वेशन सॉल्व करना है। पहले लॉ पढ़ते हैं क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लूप का मतलब क्या होता है, हमको पता होगा कि लूप का मतलब एक क्लोज सर्किट होता है। एक क्लोज सर्किट को ही लोग सर्किट की भाषा में लूप कहते हैं। तो सपोज दैट एक क्लोज सर्किट जैसा फिगर में बना रहा हूँ। ठीक है, चलो पहले बनाओ फिर बातचीत करते हैं। उस क्लोज सर्किट में कुछ बैटरी हो सकते हैं, कुछ रेजिस्टेंस हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जनरली हमें क्लोज सर्किट में रेजिस्टेंस और बैटरी से मुलाकात होती है, तो उन्हीं दो को हम लोग फिलहाल लेके चलते हैं। ठीक है, तो मान लिया मेरे पास से कि ये क्लोज सर्किट है, कुछ नाम इसका दे दिया। चलो मैं ये पॉइंट मैंने मान लिया ए, ये पॉइंट चलो बी, ये पॉइंट सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ ए, ये एक हमारा क्लोज सर्किट बन गया। तो इसी क्लोज सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, लूप। ठीक है, ए से स्टार्ट किया, बी सी डी ई एफ ए, जहां से स्टार्ट करो वहीं पे आके खत्म करो, यही तुम्हारा क्या कहलाता है, क्लोज्ड लूप। ठीक है, चलो। तो इस क्लोज सर्किट या लूप में हमें मान लो दो चीज़ें देखने को मिल रही है। जब ए से चलेंगे और घूम करके वापस ए पर आएंगे, क्लोज सर्किट पूरा करेंगे, लूप कंप्लीट करेंगे, तो रास्ते में हमें जगह जगह रेजिस्टेंस मिलेंगे और बैटरी मिलेगी। उनकी वैल्यू चलो कुछ लिख देते हैं पहले। सपोज दैट ये R1 है, ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 है, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3, R4, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो ये, और ये हो गया तुम्हारा V2। इलेक्ट्रिक करंट कुछ दिखा देते हैं, करंट को ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, डायरेक्शन क्लियर हो। ये मान लो I1 है, यहाँ से I2 करंट आ रही है, यहाँ से I3 करंट जा रही है, और यहाँ से I4 करंट भी जा रही है। ठीक, कुछ ऐसे। तो सभी इलेक्ट्रिक करंट I1, I2, I3, I4 का डायरेक्शन अपना अपना क्लियर है, जो भी है उसको देख लो अच्छे से। ठीक है, या तो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट हमको दिया रहता है डायरेक्शन के साथ, या हमें खुद बनाना पड़ता है, वो बात की बात है, पर इसको समझते हैं क्या है। ये डॉटेड का मतलब ये बहुत बड़ा सा सर्किट है।
आगे और भी है, या किसी बहुत बड़े से सर्किट का एक छोटा सा पार्ट तुम्हारे सामने दिखाई गया है। ठीक है, हमको पूरे सर्किट से मतलब नहीं है, जो छोटा सा क्लोज सर्किट है, लूप है, उस पर फोकस करते हैं। ए बी सी डी ई एफ ए। अब रूल क्या है वो समझते हैं। रूल ये कहता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में, किसी भी लूप में जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, चलते हैं, तो किसी भी क्लोज सर्किट में, लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलेंगे, जिस रूप में भी मिल जाए, किसी भी क्लोज सर्किट में या लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस से हमारा सामना होगा, उन सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो अलजेब्रिक सम है वो हमेशा ज़ीरो होगा। मतलब कहने का ये है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ज़ीरो। पहली बात समझो क्या है। अच्छा, ये जो लॉ है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस बात का ध्यान है पहले। जंक्शन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लूप लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, तो किसी भी क्लोज सर्किट में, लूप में जब हम चलेंगे, जितने पोटेंशियल डिफरेंस मिले, किस रूप में मिले, उन सब का अलजेब्रिक सम ज़ीरो है। अब जैसे इस फिगर में देखा जाए तो 1 2 3 4 रेजिस्टेंस है और 2 बैटरी है। टोटल 6 जगह पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, 4 रेजिस्टेंस की वजह से और 2 बैटरी की वजह से। इन 6 पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम ऐड करेंगे तो इनका अलजेब्रिक सम क्या आना चाहिए? ज़ीरो। ये कहना चाह रहा है। बट इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम लोग ध्यान में रखते हुए इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे एक बात ध्यान रखना, जैसे रूल वन क्या कहता है? रूल वन ये कहता है कि अगर हम किसी सर्किट में एक, पहले करना क्या होता है, एक अपने मूवमेंट का डायरेक्शन फिक्स कर लो। जैसे हमारा ए बी सी डी ई एफ ए है, हमें ये क्लोज सर्किट मिल रहा है, तो इसमें हमको क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है, वो हम डिसाइड कर लेते हैं पहले। चलो, हमने कहा कि हमको इस सर्किट में क्लॉकवाइज ट्रेवल करना है, मतलब ए से बी, बी से सी से डी, ई से डी से ई, एफ एंड सो ऑन। ठीक है, तुम एंटी क्लॉकवाइज भी चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक डायरेक्शन हम लोग को चलना होगा। अब जब हम लोग इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो जो करंट हमारे साथ चलेगी, हमारे डायरेक्शन में आएगी, वो पॉजिटिव लेनी है, और जो हमारे चलने के अपोजिट आएगी वो नेगेटिव लेनी है। एकदम क्लियर सी बात है। अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो उसके हिसाब से जो सेम डायरेक्शन में आएगा वो पॉजिटिव, अपोजिट जो आएगा वो नेगेटिव। क्लॉकवाइज चलोगे तो उसके हिसाब से बात करोगे। तो क्लॉक चलो चाहे एंटी क्लॉक चलो, जिस भी रास्ते चलोगे उसके अलोंग जो करंट आएगा वो पॉजिटिव ले लेना, उसके जो अपोजिट आएगा वो नेगेटिव। ठीक है, ये तो करंट की बात हो गई। बैटरी की बात कैसे करेंगे? सुनो, जब भी हम एंटर करेंगे, बैटरी के टर्मिनल्स को देखना है कि हम पॉजिटिव के थ्रू एंटर कर रहे हैं बैटरी में कि नेगेटिव के थ्रू एंटर कर रहे हैं बैटरी में। अगर हम किसी बैटरी में पॉजिटिव के थ्रू एंटर करेंगे तो उसका ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव लेंगे। अगर किसी बैटरी के नेगेटिव से एंटर करोगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लोगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये दो रूल तुमको याद रखना होगा, एक इलेक्ट्रिक करंट से है और दूसरा बैटरी के ईएमएफ से। हमें दो चीज़ों का डायरेक्शन बस देखना है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और बैटरी के टर्मिनल में हम किस में एंटर कर रहे हैं। जनरली हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस और बैटरी आएगा, बाकी का बात फिर अभी वो नहीं करते। तो अगर ये दो चीज़ तुमको मिलती है तो फिर तुमको ये रूल याद रखना होगा, करंट का और वोल्टेज का, बैटरी के वोल्टेज का कैसे डायरेक्शन हमको, कैसे साइन उनका हमको चेक करना है। क्लियर है? तो किसी भी क्लोज सर्किट में, लूप में जितने पोटेंशियल डिफरेंस होंगे सबका अलजेब्रिक सम ज़ीरो है। ये लूप लॉ है जो किस पर बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अप्लाई करने का रूल समझ गए? अब अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले
वी ए माइनस वी बी, ए से बी की तरफ। तो ए से बी ऐसे जा रहा है, हमें जाना भी ऐसे है, I1 भी ऐसे है, तो करंट पॉजिटिव होगी। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो प्लस I1 R1। अब B से C की तरफ जाना है, तो VB माइनस VC। अब B से C की तरफ जाएंगे, देखो बैटरी के पॉजिटिव में एंटर कर रहे हैं, तो बैटरी का वोल्टेज क्या लेना होगा, पॉजिटिव, तो प्लस V1। अब C से D की तरफ जा रहे हैं, तो लिखेंगे VC माइनस VD। तो C से D जाओगे तो करंट I2 इधर जा रही है, हमें जाना भी ऐसे है, तो ये I2 और मेरा डायरेक्शन सेम है, तो प्लस V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो प्लस I2 R2। अभी A से D तक आ गए, आधा रास्ता पूरा हो गया, D से A जाना है, सर्किट को क्लोज करना है, ऐसा छोड़ना नहीं है। तो D से फिर F, तो VD माइनस D से E, VD माइनस VE। अब देखो हमें D से E इधर आना है, इलेक्ट्रिक करंट देखो इधर जा रही है, एरो पे ध्यान देना बस, हमें आना इधर है, करंट ऐसे जा रही है, तो करंट हमारे चलने का अपोजिट है, तो I3 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो V इज इक्वल टू माइनस I3 इंटू R3, तो माइनस I3 इंटू R3। E से F जाते हैं, तो VE माइनस VF। हमें जाना ऊपर है, करंट नीचे आ रही है, तो अगेन नेगेटिव हो गया, V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो माइनस I4 इंटू R4, तो माइनस I4 इंटू R4। अब F से, अभी F पर पहुंचे हैं, पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी F से A पर जाना होगा, तो विल राइट VF माइनस VA। अब देखो बैटरी के नेगेटिव में एंटर कर रहे हैं, यहाँ बैटरी के पॉजिटिव में एंटर किए थे, यहाँ बैटरी के नेगेटिव में एंटर कर रहे हैं, तो इट इज विल बी माइनस V2। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इन 6 पोटेंशियल डिफरेंस का जो अलजेब्रिक सम है शुड बी 0। लेफ्ट साइड में ऐड करोगे तो प्लस वी बी माइनस वी बी पूरा कट जाएगा, प्लस वी ए माइनस वी कट गया, लेफ्ट साइड में क्या आ गया, 0। भाई जिस पॉइंट से चलोगे उस पॉइंट पे घूम के वापस आ जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 हो ही जाएगा। तो लूप लॉ जंक्शन, लूप लॉ यही तो कह रहा है कि किसी भी क्लोज सर्किट में जो अलजेब्रिक सम पोटेंशियल डिफरेंसेस का वो 0 होना है। इसको ऐड कर सकते हो, प्लस I1 R1 प्लस V1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 माइनस I4 R4 माइनस V2। तो क्लोज सर्किट में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेंगे इन सब का अलजेब्रिक सम 0 होगा, यही तुम्हारा लूप लॉ है। बट ऐसे काम नहीं बनेगा, एक इसको अप्लाई करके देखते हैं सर्किट में कि सर्किट में कैसे हमको अप्लाई करना होगा। एक सिंपल सर्किट देखो लेके चलते हैं पहले, ठीक है। एक काम करना है, इससे पहले नोट कर लो, फिर मिटा करके फिर एक साफ सुथरा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं बढ़िया से, ताकि और क्लियर हो जाए कि अगर क्वेश्चन आए तो हमें इक्वेशन कैसे बनाना है। ठीक है, जल्दी कर लो। अब जो लूप लॉ को एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, क्योंकि लूप लॉ से एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। एक सर्किट दिया रहेगा, तुमसे कहा रहेगा कि किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करते हुए, लूप लॉ को अप्लाई करते हुए जितने रेजिस्टेंस तुमको दिखे हैं उनमें इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करो। अब हो सकता है वो ओम्स लॉ से सॉल्व हो रहा होगा, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब कह देगा कि तुमको किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है तो किरचॉफ्स लॉ से ही तुमको सॉल्व करना होगा, और कोई तुम मेथड वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब ठीक है, एक तो लॉ 6 समझ गए क्या होता है, कैसे बेस्ड है, क्या है, सब कुछ हो गया। अब उसको अप्लाई कैसे करेंगे अगर एक सर्किट हमको मिलता है तो। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा सर्किट हमारे सामने मौजूद है, हमसे कह रहा है किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करके जितने रेजिस्टेंस हैं सब में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड करो, किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करते हुए। कुछ सर्किट्स में क्वेश्चंस में तुमको ऐसा भी दिखाई पड़ेगा कि रेजिस्टेंस में करंट दिया रहेगा, I1 I2 सब दिया रहेगा, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ नहीं दिया रहेगा वहाँ पे हम लोग पहले करंट अलग अलग जगह पे दिखाते हैं, फिर अप्लाई करें किरचॉफ्स लॉ।
तो उसके लिए करना क्या होगा, कोई भी एक बैटरी पकड़ लो, जैसे फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट मैंने पकड़ लिया, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट मैंने मान लिया I चल रही है, ये आगे बढ़ा और इसका एक हिस्सा निकल गया I1 यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है इधर कितना हिस्सा जाएगा I माइनस I1। जंक्शन लॉ, जितना करंट आया उसमें से I1 यहाँ गया तो यहाँ कितना जाएगा I माइनस I1। अब यहाँ से I माइनस I1 करंट आ रही है और यहाँ से I1 करंट आ रही है, ये दोनों वापस इस पॉइंट पर मिल गए और I करंट वापस सर्किट में चला गया। ठीक, ये कुछ सर्किट में तुम्हें करके दिया रहेगा पहले से, जहाँ नहीं दिया रहेगा ऐसे कर लोगे, फिर आगे बात चलाएंगे। अब ध्यान से इसको देखोगे तो इसमें दो अननोन हैं, एक I है और एक I1 है। तो दो अननोन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो इक्वेशन होने चाहिए। दो इक्वेशन का मतलब दो क्लोज सर्किट या दो लूप। तो कोई भी दो क्लोज सर्किट या कोई दो लूप लो, उनमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करो, दो इक्वेशन बनेगा, उनको सॉल्व करोगे, I1 की वैल्यू आ जाएगी। यही पूरा कार्यक्रम चलेगा पूरे किरचॉफ्स लूप लॉ में। तो चलो एक क्लोज लूप हम लेते हैं पहले। इन द लूप ABCFA, देख लो कैसे अप्लाई करना है। एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएगा तो ऐसे ही अप्लाई करना है, ध्यान से देखना। क्लोज लूप लिया ABCFA, ठीक है। अब ए से चल रहे हैं, ए से चला तो रेजिस्टेंस मिला 3 ओम, करंट है इसमें I और सेम डायरेक्शन में है तो प्लस होगा I इंटू आर, तो I इंटू आर, समझे प्लस क्यों होगा ना, हमें जाना है ऐसे और I की डायरेक्शन ऐसे है तो I क्या होगा पॉजिटिव, तो V इज इक्वल टू I इंटू आर। फिर बैटरी के नेगेटिव में एंटर किए हैं तो ये कितना हो जाएगा -5। B से C कुछ नहीं है, न रेजिस्टेंस न बैटरी न कुछ। C से F आओगे तो हमें जाना इधर है, करंट I1 भी इधर है तो पॉजिटिव होगा, तो V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो +2I1 इज इक्वल टू 0। तो 1 2 3 इन सब का सम कितना होगा 0, तो 3I + 2I1 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1 एक बन गया, बस एक की दरकार और है। अगला क्लोज सर्किट इन द लूप FCDEF, FCDEF, ध्यान से देखना। हमें जाना है F से C, करंट I1 आ रही है उसके अपोजिट, बराबर। हमें जाना है F से C और करंट I1 उसके अपोजिट आ रही है, तो I1 क्या होगा नेगेटिव, तो V इज इक्वल टू -I इंटू आर, तो -2I1। C से D कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें जाना है देखो इधर F से C, C से D, D से E, ऐसा है, तो हमें D से इधर जाना है, करंट I माइनस I1 भी इधर ही है तो पॉजिटिव होगा, तो +1 इंटू I माइनस I1, 1 इंटू I माइनस I1। फिर बैटरी के नेगेटिव में एंटर किए हैं तो -3 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो -2I1 + I माइनस I1 इज इक्वल टू 3, तो ये कितना हो जाएगा I -3I1 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन देखो तुम्हारे पास बन गए। अब इनको सॉल्व करके तो आराम से हम लोग I और I1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको किरचॉफ्स लूप लॉ लगाना होगा अगर एग्जाम में लूप लॉ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लोगे, बात हो जाएगा, इससे काम तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी करो फिर आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट देखो बहुत लंबा चैप्टर है, इसको हम लोग एक क्लास में कंप्लीट नहीं करते हैं, इसको 2 पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड एमीटर, वोल्टमीटर, पूरा कॉन्सेप्ट अलग वाले पार्ट में। इस पार्ट में जो बेसिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लिया।
तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके जो रिमेनिंग पार्ट टॉपिक्स बचे हैं उसे कंप्लीट कर लेंगे। और ठीक है, बहुत दोनों पार्ट का क्लब कर दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इससे अच्छा है कि उसको 2 पार्ट में कंप्लीट कर ले, ताकि उसको पढ़ने में भी कन्वीनियंट हो, बहुत मुश्किल ना हो, वरना इतना लंबा वीडियो होगा फिर देखने में भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो अच्छा है, कन्वीनियंट भी रहेगा। तो उसको 2 पार्ट में कर लेंगे तो अच्छे से देख भी पाएंगे और हमारा टाइम भी मैनेज हो सकेगा। एक स्ट्रेस नहीं रहेगा कि यार 3 घंटे का वीडियो देखना बाकी है अभी। 2 पार्ट में करके देखो, आराम से क्लियर होगा। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर, मीटर ब्रिज, जो भी हमारा एमीटर वगैरह कॉन्सेप्ट है पूरा हम लोग कंप्लीट करके फिर आगे चलेंगे टुवर्ड्स मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, इनमें कुछ डाउट्स हो, कुछ और चाहते हो कि सर ये टॉपिक्स भी हो जाए तो अच्छा होगा, ज़रूर बताना। डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।